गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करेंगे कोशिका का जो हम लोग किए हैं इससे पहले पार्ट 1। आज हम लोग करेंगे पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 ऑलरेडी बनाए हैं तो पार्ट 1 जरूर देख ले आप लोग जो नहीं देखे हैं। बाकी आप इसके लिए आप एक प्लेलिस्ट है, आप साइंस बायोलॉजी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। और नहीं तो आप लोगों को एंड स्क्रीन में यहाँ पे दिख जाएगा ये वीडियो का। ठीक है, यहाँ से भी आप चाहे तो देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे क्या था, इससे पहले का जो भी कोशिका के बारे में था वो खत्म हो चुका है। अब कोशिका की संरचना से संबंधित हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने जैसे पहले ही बताया था अभी बता दूं, ये वीडियो 9th क्लास के लिए है। 9th क्लास चैप्टर 1 बायोलॉजी जीव विज्ञान कोशिका चैप्टर है आप लोगों का। और ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है किन लोगों के लिए, तो पहला तो आप लोगों को बता दूं, चाहे वो बिहार बोर्ड हो चाहे वो जैक बोर्ड हो, ऐसा बोर्ड जहाँ एनसीईआरटी बुक चलता हो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है। और चाहे तो सीबीएसई वाले भी पढ़ ले, हिंदी में है, बस आप लोगों को समझना है। इंग्लिश टर्म तो मैं यूज़ कर ही रहा हूँ तो वहाँ से भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। और ये बुक जो है ये है बुक भारती भवन का, ये नोट जरूर कर लीजिएगा, ये भारती भवन का बुक है। मैंने उसके पहले वीडियो में बता दिया है कि भारती भवन का बुक काफ़ी हेल्पफुल रहता है और आपको काफ़ी डिटेल में बताया हुआ रहता है। उसके बाद सेकेंड चीज़, वीडियो स्टार्ट हो रहा है तब तक आप लोग तुरंत कॉपी पेन निकाल करके बैठ जाइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते जाना है। क्योंकि सारा जो भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से मैं आप लोगों को इस वीडियो में साथ में कराते जाऊंगा, पढ़ाते जाऊंगा और साथ में होते जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ही में देखिए आप लोगों का आ गया पहला ही क्वेश्चन। कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन बन गया, कोशिकांग किसे कहते हैं। फिर देखिए प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। ठीक है, हर कोशिकांग यानी कोशिकांग को आप दो भाग में तोड़िए, कोशिका प्लस अंग, कोशिका का अंग है ना। तो हर कोशिकांग का एक अलग अलग कार्य होता है, विशिष्ट कार्य होता है। इन कोशिकांग के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना है। ठीक है, जो जीवन संबंधी सभी कार्य करने में सक्षम होती है। जीवों के सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार की कोशिकांग पाई जाती है। अब देखिए कोशिका की संरचना का अध्ययन हम सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की सहायता से करते हैं। प्रत्येक कोशिका की अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से हम 3 भाग में बांटते हैं। ठीक है, बांट सकते हैं क्या क्या, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, है ना। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये 3 भाग में बांटते हैं। अब आगे देखिए, कोशिका द्रव्य एवं कोशिका केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन इंग्लिश में भी दे देता है कि प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं, तो यहीं से नोट कर लीजिएगा कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को। ठीक है, इस सम्मिलित रूप को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बारे में पढ़ना है। तो क्या है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको देखते हैं। प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली मुलायम और लचीली झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, कोशिका के बाहर का परत। ठीक है, अब यह झिल्ली जीवित और अर्ध परागमय या सेमी पेरिमेबुल, है ना, सेमी पेरिमेबुल होती है। अर्ध परागमय का अर्थ है कि कुछ वस्तुएं उसके आर पार आसानी से आ जा सकती है। तो प्लाज्मा झिल्ली जो होता है वो अर्ध परागमय है, यानी कोई भी चीज आसानी से आर पार आ सकती है। ठीक है, चूंकि इस झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर तथा बाहर आ जा सकते हैं, सब पदार्थ नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये नहीं कि सारा चीज आर पार आ सकता है, कुछ ही चीज आर पार आ जा सकता है। अतः इसे चयनात्मक परागमय झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, सेलेक्टिव प्रिम्बल मेम्ब्रेन। इसमें किसी भी प्रकार के स्थूलन नहीं पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में यह दोहरी झिल्ली दिखाई पड़ती है जिसमें बीच बीच में अनेक छिद्र मौजूद होते हैं। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि कोशिका झिल्ली किस चीज का बना होता है, तो कोशिका झिल्ली जो है लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। और उसमें कोशिका झिल्ली में पतला 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 एकदम छेद होता है, बहुत पतला छेद होता है जिसको हम लोग से माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। इसमें 2 परत प्रोटीन तथा इनके बीच में एक परत लिपिड का रहता है। तो इसके निम्नलिखित कार्य हैं। तो चलिए क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, कि कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या कार्य होता है, इसको बताएं। तो चलिए देखिए, तो आप इस तरह से पॉइंट वाइज लिखेंगे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। ठीक है, क्या है फर्स्ट पॉइंट कि कोशिका
यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करता है। दैट मीन्स इसका कार्य जो है सीमित है। उसके बाद यह कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता करती है। तो एक आकार देता है कोशिका को ये, और उसी आकार को बनाए रखने में सहायता करता है। झिल्ली ऊपर से पैक किया हुआ है। आप ऐसे समझिए, सपोज दैट कुछ हम लोग ले लेते हैं, एक लिक्विड वाला चीज़ ले लेते हैं। मान लीजिए कि प्लास्टिक में हम लोग पानी भर देते हैं, तो प्लास्टिक का जैसा आकार बना रहेगा उसको जैसा रखिए। आप बलून ही ले लीजिए, बलून में हम लोग पानी भर देते हैं तो उसका क्या होता है, आकार एक फिक्स रहता है। मतलब उसको हम चाहें तो हिलाए डुलाएं तो अलग हो सकता है, लेकिन उस प्लास्टिक के अंदर ही उसको पूरा रहना है। ठीक है, उससे बाहर नहीं जाएगा। आगे देखिए, यह कोशिका को यांत्रिक सहारा यानी मैकेनिकल सपोर्ट देती है। यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने और अंदर आने में नियंत्रित करती है। ठीक है, इसमें कंट्रोल होता है कि जो है अलग अलग तरह के अणु अंदर आ सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं। उसके बाद जंतु कोशिका में यह सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविलिया भिलाई आदि के निर्माण में सहायक हैं। ठीक है, ये आपका 5 पॉइंट है। अब मान लीजिए आपका 5 नंबर का क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि कार्य बताइए मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा को मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली का, तो 5 पॉइंट लिखिएगा। 2 नंबर में पूछा तो 2 पॉइंट लिखिएगा। जिस तरह से क्वेश्चन उस तरह से आंसर। अब नेक्स्ट आ जाइए कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति क्या है, तो पादप कोशिकाएं चारों ओर से एक मोटी और कड़े आवरण द्वारा घिरी होती है। ठीक है, अब यहाँ एक बात है, पादप कोशिका, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। पादप कोशिका किसे कहते हैं, पादप कोशिका हो गया पौधों वाला कोशिका, जंतु कोशिका यानी जंतु का कोशिका, ये दोनों को जरूर नोट रखिएगा। उसके बाद देखिए, हाँ, तो पादप कोशिका भी चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी होती है। इसी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, इसकी मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी एवं परागमय होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादप कोशिका किसकी बनी होती है, तो पादप कोशिका जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। फिर सेल्यूलोज एक जटिल पदार्थ है जो कोशिकाओं की संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। इसी के कारण कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है। ठीक है, इसी कारण से कोशिका भित्ति बाहर से कड़ा होता है और निर्जीव भी होता है। इसमें विभिन्न प्रकार का स्थूलन दैट मीन्स थिकनेस मौजूद होते हैं तथा यह अर्धपरागमय नहीं होता है। ठीक है, दैट मीन्स कि इससे अंदर बाहर कुछ भी चीज़, जैसे मैंने भी बताया था, अंदर बाहर नहीं जाएगा। इसके निम्नलिखित कार्य हैं, तो कोशिका भित्ति का भी कार्य को नोट कर लेंगे। देखिए 4 पॉइंट है आपका इसमें। पहला, ये कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है। उसके बाद यह कोशिका को सुरक्षा और सहारा भी प्रदान करता है, अंदर में जो भी चीज़ मौजूद है उन लोग को सुरक्षा देता है। फिर यह कोशिका झिल्ली को की रक्षा करता है। तो झिल्ली है, झिल्ली के ऊपर का लेयर को भित्ति कहते हैं, कोशिका भित्ति। ठीक है, तो यह कोशिका को सूखने से बचाता है। ठीक है, इससे यह कोशिका सूखता नहीं है। अब आ जाइए, यहाँ पे एक आपका बनाया गया है, कोशिका का दिया हुआ है। एक आपका जंतु कोशिका है, पादप कोशिका है, जिसको दिखाया गया है जूम करके बोल रहे हैं, हाँ जूम ही बोलिए, जूम करके दिखाया गया है। ठीक है, एक तरफ ये है और एक ये है आपका। तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिसको दिया गया है, बता दिया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। कोशिका भित्ति, ये जो बाहरी परत है इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। अब इसके अंदर में आ जाइए आप, जो अंदर वाला सेकंड परत है, चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं तो ज़्यादा सही समझ में आएगा। देखिए, ये जो पहला परत आप लोग देख पा रहे हैं, पहला परत जो है ये है कोशिका भित्ति का। अब ये जो दूसरा परत अंदर में दिख रहा है ये वाला, इसका नाम है कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो ये बाहर वाला हार्ड होता है, अंदर वाला पराग में होता है। ठीक है, अंदर बाहर चीज़ जा सके। अब और है क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक है, बहुत सारा कोशिका का अंदर छोटा छोटा चीज़ होता है। ये सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, क्या है, क्या क्या इन लोगों का काम होता है, ये सब को भी हम लोग ज़रूर देखेंगे। अब कोशिका द्रव्य, हाँ, एक इसको करवाने से पहले चलिए इसको आप लोग थोड़ा सा फिगर को देख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये फिगर है आपका जंतु कोशिका का। ठीक है, जंतु कोशिका आप लोगों का आता है क्वेश्चन 2 तरह का, जंतु कोशिका और पादप कोशिका का चित्र बनाइए। ठीक है, और साथ में जो जो पार्ट्स है उसका नाम लिखने के लिए भी आता है। तो देखिए, जंतु कोशिका का इस तरह से चित्र बनाना है, तो आप ये पूरा चित्र बनाइएगा, सारा नाम लिखिएगा। ये आपका बाहरी परत कोशिका झिल्ली का है।
उसके बाद गोल्जी इकाई, अंदर का ये जो डॉट दिख रहा है सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम है, केंद्रक है, बीच वाला पार्ट केंद्रक का ही होता है, ये केंद्रक है, ये केंद्रक का छिद्र है, यहाँ पे देखिए जो हल्का सा दिख रहा है यहाँ से कट कट, ये सब केंद्रक का छिद्र है। उसके बाद ये कोशिका झिल्ली हो गया, मतलब केंद्रक झिल्ली हो गया, केंद्रक के बाहर में भी एक पतला परत जो होता है ये केंद्रक झिल्ली का। उसके बाद राइबोसोम है, फिर ये राइबोसोम देखिए ये सब जो बना हुआ है राइबोसोम है। फिर दानेदार प्रद्रव्य जालिका, ये जालिका है आपका काफ़ी इसमें, फिर क्रोमेटिन जालिका, फिर केंद्रक, ये अंदर जो है ये द्रव्य है। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं कि ये जो अंदर है ना ये सब कुछ द्रव्य ही है, ठीक है, द्रव्य समझ रहे, लिक्विड फॉर्म, ये सब जो भी है ये लिक्विड फॉर्म में, ये द्रव्य ही है पूरा भरा हुआ। और इसके अंदर ये छोटा छोटा जो डॉट डॉट देख रहे हैं ये सब अलग अलग चीज़ है, जैसे ये लाइसोसोम हो गया तो ये राइबोसोम हो गया, ठीक है, इस तरह से है। और ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। अब आगे हम लोग देख लें और क्या क्या है। हाँ, कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ लेते हैं ना। हम लोगों का क्या क्या हो गया, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया और इसका कार्य देख लिए, फिर कोशिका भित्ति देख लिए। अब आ जाइए नंबर 2, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्मा। तो साइटोप्लाज्मा है क्या और इसका क्या क्या कार्य है ये सबको भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है। कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में कोशिका द्रव्य होता है जिसको इंग्लिश में साइटोप्लाज्मा कहते हैं। इसमें अनेक अकार्बनिक पदार्थ जैसे खनिज लवण और जल तथा कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि होते हैं। ये सब निर्जीव पदार्थ हैं। अब देखिए, कोशिका द्रव्य एक बहुत ही गाढ़ा, परभासी, ट्रांसुलेंट एवं चिपचिपा, परभासी नहीं पारभासी आप लोग जानते होंगे क्या होता है, एक पारदर्शी होता है, दैट मीन्स ट्रांसपेरेंट, जिसमें आप लोग आसानी से किसी आर पार मतलब देख सकते हैं, जैसे शीशा। अभी सपोज दैट ये देखिए मेरे पास बोतल है, बोतल से आपको आर पार डायरेक्ट नहीं दिख पा रहा होगा, हल्का हल्का धुंधला जैसा दिखता होगा, इसे कहते हैं हम लोग ट्रांसुलेंट, ठीक है, यानी पारभासी। उसके बाद चिपचिपा पदार्थ है, यह समरूप या समांगी पदार्थ नहीं होता है, वरन इसमें अनेक रचनाएं उपस्थित होती है जिनके अलग अलग कार्य होते हैं। इन रचनाओं या विशिष्ट घटकों को कोशिकांग कहते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त अंग नहीं होते हैं। झिल्ली जीवों का एक आवश्यक हिस्सा होता है। वायरस में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नोट कर लीजिएगा, वायरस। तो वायरस में किसी भी प्रकार का झिल्ली नहीं होता है, इसके चलते इसमें सजीव का लक्षण परिलक्षित नहीं होता है। ये जब किसी जीवित कोशिका के अंदर प्रविष्ट हो करते हैं तो उसकी मिशनरी का उपयोग करते एवं अपना बहुगुण करते हैं, यानी सजीवों के शरीर के भीतर वायरस जीवित कोशिका की तरह कार्य करने लगता है। अब ये वायरस से संबंधित आप लोगों को बता देते हैं। अभी जैसे कोरोना वायरस आया था, कोविड-19 आया था, तो हम लोग बोलते हैं कोविड-19 क्या था, वायरस था, है ना, वायरस था ये कोविड-19। तो वायरस काम कैसे करता है, वायरस क्या करता है, हम लोगों के शरीर के अंदर सबसे पहले घुसता है। एक तरह से ये ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहता, बोले होंगे डॉक्टर लोग कहते थे, अब आप लोगों को पता ही होगा कि वायरस सपोज दैट हाथ में आ गया, हाथ में लग गया है, आप सैनिटाइजर लगाइए वायरस मर जाएगा, हाथ साबुन से धो लीजिए वायरस मर जाएगा। और शरीर के ऊपरी भाग में, दैट मीन्स कपड़ा, ये सब में, शरीर का ऊपरी भाग नहीं बोले, कपड़ा या कोई ऐसा चीज़, निर्जीव चीज़ पे अगर वो वायरस आता है तो वो वायरस 1 से 2 दिन में मर जाता था, ठीक है, तो ये मर ही जाता है। लेकिन अगर वायरस हम लोगों के शरीर के संपर्क में आ जाए और अंदर किसी कोशिका से संपर्क कर लेता था, तो वो संपर्क करने के बाद समझिए वो जिंदा हो गया, अब वो एक्टिव हो गया, अब वो काम करने लगता था। तो हम लोगों का जो मैकेनिज्म है, हम लोग का बॉडी के अंदर जो फंक्शन करता है कोशिका, अगर उस कोशिका के साथ कोई भी वायरस मिल जाता है तो वो आपको बीमार करने लगता है। तो उसी तरह कोविड-19 था, कोरोना वायरस था कि वो हम लोगों के अंदर चला जाता था, फिर हम लोगों के अंदर की कोशिका के साथ फंक्शन करने लगता था, साथ में काम करने लगता था। या ये कहिए कि कोरोना वायरस क्या करता था, हम लोगों का जो कोशिका का सारा जो काम होता था उसको ब्लॉक कर देता था और ये अपना काम करने लगता था, जिससे हम लोग बीमार पड़ने लगते थे। और भी वायरस संबंधित जितना भी बीमारी है उसका यही प्रोसेस है कि बॉडी के अंदर वो चला गया तो फिर वो अपने बॉडी के अंदर वो कब्जा करने लगता है पूरी तरह से, ठीक है। उसके बाद देखिए, कोशिका अंगक या कोशिका द्रव में पाई जाने वाली रचनाएं क्या क्या है, कोशिका के अंदर पाई जाने वाली रचनाएं देखिए, विभिन्न प्रकार की उपापचयी
क्रियाओं को दक्षतापूर्वक संपन्न करने के लिए कोशिका के भीतर कोशिका द्रव में अनेक अनेक अलग अलग प्रकार की छोटी छोटी रचनाएं बिखरी रहती है। ये रचनाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं की झिल्ली युक्त होती है। इन्हीं छोटी छोटी संरचनाओं को कोशिका अंगक कहते हैं। ठीक है, इनमें बहुत सी रचनाएं साधारण प्रकाश सूक्ष्मदर्शी या तो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ती है या उनकी रचना का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है। अनेक रचनाओं का रहस्य भेदन एवं विस्तृत ज्ञान हमको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के पश्चात ही प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जब से आया तभी से हम लोग डिटेल में देख पा रहे हैं। अच्छे से अच्छे प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से भी चीज़ों को अधिक से अधिक 2000 गुना बड़ा ही दिखा सकता है, परंतु इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में चीज़ों को 1,80,000 गुना बड़ा करके देखने की क्षमता है। ये इम्पॉर्टेंट है कि प्रकाश सूक्ष्मदर्शी जो है उसे हम लोग देखते हैं कितना, तो अधिक से अधिक 2000 गुना बड़ा कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है उससे हम लोग कम से कम 1,80,000 गुना बड़ा करके किसी चीज़ को देख सकते हैं। अब हम कोशिका द्रव में मौजूद विभिन्न रचनाओं जैसे अब कोशिका द्रव के अंदर विभिन्न रचना है, ये सब याद रखिएगा। अंतर्द्रव जालिका, गोल्जी उपकरण, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिसिड या लवक, रसधानी आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए, अभी फिगर तो मैंने आप लोगों को बता दिया, अब आगे पढ़ लेते हैं। आगे है आपका अंतर्द्रव जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये है क्या अंतर्द्रव जालिका? तो जंतु एवं पादप कोशिका के कोशिका द्रव के अत्यंत सूक्ष्म शाखित झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है। इस जालिका को अंतर्द्रव जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, ये लाइप्रोप्रोटीन की बनी होती है और कोशिकाओं को में समानांतर नलिकाओं के रूप में फैली रहती है। कोशिकाओं में इनका विस्तार कभी कभी केंद्रक की बाह्य झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। तो देखिए, अंतर्द्रव जालिका जो है वो 2 प्रकार की होती है। एक जो होती है वो होती है चिकनी और दूसरी होती है खुरदरी। ठीक है, चिकनी अंतर्प्राद्रव्य जालिका और खुरदरी अंतर्प्राद्रव्य जालिका, ये 2 तरह का है। चलिए हम लोग इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक दिया हुआ है दानेदार अंतर्प्रव जालिका, जो ये दिख रहा है आपको डॉट 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 डॉट, ये खुरदरा जैसा होता है। वही चिकना अंतर्द्रव जालिका जो है वो प्लेन होता है पूरा, ये देख पा रहे होंगे आप लोग, ये प्लेन होता है। ठीक है, अब देखिए आगे। तो चिकनी अंतर्द्रव जालिका की झिल्ली चिकनी होती है, जबकि खुरदरी अंतर्द्रव जालिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण रहते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, तो खुरदरी वाला में आपका राइबोसोम हो गया। अब कार्य हम लोग देख लेते हैं, तो क्या है ये सब का कार्य। तो अंतर प्रद्रव्य जालिका की झिल्ली नुमा नलिकाओं में तरल द्रव्य भरा होता रहता है, इसलिए ये कोशिका द्रव में पदार्थों मुख्यतः प्रोटीन का संचार करते हैं। ठीक है, तो पहला काम प्रोटीन का संचार करना, अर्थात अंतः कोशिका परिवहन तंत्र का निर्माण कहते हैं। सेकेंड, SER वसा एवं क्लेस्ट्रोल संश्लेषण में भाग लेते हैं। कुछ वसा प्रोटीन के साथ मिलकर कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहा जाता है। तो ये भी यहाँ पे एक आपका पॉइंट बन गया कि ये जो झिल्ली जीवात जनन क्या है। उसके बाद आइए, कोशिका द्रव को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। उसके बाद कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भाग लेती है। और इसका आगे क्या कार्य है तो देखिए, तो केशुरुकी जंतुओं का एक वर्ग है कि यकृत कोशिकाओं में SER20 तथा दवा का निर्विषीकरण डिटॉक्सिफिकेशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है, उसके बाद केंद्रक से कोशिका द्रव में अनुवांशिक पदार्थों जो जेनेटिक मटेरियल है को जाने का पथ बनाती है। फिर इसके कारण ही कोशिका की सतह क्षेत्र काफ़ी बढ़ जाती है। फिर RER प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है। तो ये सब पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा। अब आगे हम लोग राइबोसोम देखेंगे। देखिए, राइबोसोम ऐसे कण हैं जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होता है आप उसी से सिर्फ राइबोसोम को देख सकते हैं। ये अंतःप्राद्रव्य जालिका की झिल्लियों की सतह पर सटे होते हैं या फिर अकेले या गुच्छे में कोशिका द्रव में बिखरे रहते हैं।
ऐसे राइबोसोम को जो गुच्छे में मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम, ठीक है, और या पॉलीजोम। तो पॉली का मतलब ये याद रखिएगा, मतलब एक तरह से पॉली आप समझिए छोटा, ठीक है। आगे देखते हैं। ये रचनाएं प्रोटीन और आरएनए, ठीक है, प्रोटीन और आरएनए की बनी होती है। और कार्य जो है राइबोसोम का, कार्य लिखा हुआ है कि राइबोसोम में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो वन लाइनर क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय, ठीक है। तो सर्वप्रथम, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, सर्वप्रथम आपका ये कैमिलो गोल्जी, ठीक है, एक साइंटिस्ट हैं, ने 1898 में जंतु कोशिका में गोल्जी उपकरण को देखा, ठीक है। साधारण सूक्ष्मदर्शी में देखने से यह मुड़ी हुई जंतु कोशिका में मुड़ी हुई छड़ के गुच्छा के समान प्रतीत होता है। पादप कोशिका में ये कोशिका द्रव्य में मुड़ी हुई छड़ के समान रचना बनाकर बिखरे रहते हैं, जिन्हें डैक्टोसोम कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए। गोल्जी उपकरण कुछ यूकैरियोटिक कोशिका स्तनधारी की लाल रुधिर कणिका, जीवाणु एवं नील हरित शैवालों यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये चारों तरफ से झिल्ली से घिरे हुए अनेक समानांतर नलिकाओं या चपटी कुंडिकाओं या सिस्टर्नी के समूह की तरह होती है। कुंडिकाओं के सिरे पर छोटी छोटी पुटिकाएं या वेसिकल्स स्थित होते हैं, ठीक है। आप ये फिगर देख लीजिए, ये देखिए बनाया गया है गोल्जी उपकरण का। तो गोल्जी उपकरण कैसा, देखिए ये मुड़ा मुड़ा थोड़ा सा दिखेगा, मुड़ा मुड़ा थोड़ा सा दिखेगा इस टाइप से। ये इसका रिक्तिका है और ये अंदर का जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये है सिस्टर्नी, और ऊपर में जो इस तरह से मुड़ा मुड़ा देख रहे हैं उसको वेसिकल्स कहते हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त नीचे की तरफ बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है। ये जो बड़ा बड़ा है ये सब रिक्तिका हो गया। और गोल्जी काई की झिल्लियां का संपर्क ER की झिल्लियां से रहता है, ठीक है। अब कार्य देख लीजिए, कार्य इसका क्या क्या है इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, तो आगे जो क्वेश्चन आंसर रहेगा उसको करने में आसानी हो जाएगा। तो पहला देखिए, ER संश्लेषण पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैक कर कोशिका के बाहर और अंदर विभिन्न क्षेत्र में भेजता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि कोशिका का मुख्य श्रवण अंगक है। तीसरा लिख सकते हैं लाइसोसोम एवं पैरोक्सिसोम के निर्माण में मदद करता है। और नेक्स्ट हो जाएगा कुछ परिस्थितियों में इनमें सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर का निर्माण होता है। और फिफ्थ पॉइंट लिख दीजिएगा कि पादप कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनाने में सहायक है, ठीक है, सेल प्लेट बनाने में ये सहायता करता है। तो देखिए थोड़ा सा तो लगता है कि वर्ड टफ है, बायोलॉजी है, दैट मीन्स साइंस का जो भी आपको वर्ड थोड़ा मिलेगा वो टफ ही रहता है, हल्का फुल्का। तो आप लोग प्रैक्टिस किया कीजिए, जैसे कि ये सब आप जो भी वर्ड देख रहे हैं, लाइसोसोम है, ये सबको आप लोग प्रैक्टिस किया कीजिएगा, लिख करके प्रैक्टिस कीजिए और रिपीट कीजिए ये सब, तब ठीक रहेगा। नहीं तो जल्दी ये सब चीज़ याद नहीं होता है, भूल जाइए आप लोग। यहाँ तो याद रहेगा और एग्जाम में जाने समय लिखने समय उल्टा पुल्टा लिख करके आ जाइएगा। चलिए अब लाइसोसोम देख लीजिए। तो लाइसोसोम ये बहुत सूक्ष्म कोशिकांग है जिसे सर्वप्रथम 1958 में क्रिश्चियन डी डेवे ने देखा, ठीक है, ये याद रखिए, क्रिश्चियन डी डेवे ये साइंटिस्ट है और 1958 में आपका लाइसोसोम का खोज किए हैं। तो ये छोटी छोटी पुट्टिकाओं के रूप में पाए जाते हैं जिन्हें चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है, ठीक है। इसका आकार बहुत छोटा और थैली जैसा होता है। इसमें एक एंजाइम्स होता है जिन्हें जीवद्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम होता है, वो क्या करता है, किसी भी जीव द्रव्य को अंदर ही घुला करके नष्ट कर सकता है, ठीक है। कोशिका चयापचय मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो लाइसोसोम फट जाते हैं एवं इसमें मौजूद एंजाइम्स अपने ही कोशिका को पचित कर देते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि कोशिका के अंदर का कोई भी भाग समझिए डैमेज हो गया, खराब हो गया, तो ये लाइसोसोम भी फट जाता है। और फटने के बाद इसके अंदर जो भी चीज़ है, मतलब एंजाइम जो है वो बाहर निकल जाता है और सबको पचा लेता है अपने अंदर ही, ठीक है। तो इसके परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है, अतः इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछता ही है। देखिए दो तरह का क्वेश्चन,
कोशिका में आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो वो हो जाएगा आपका लाइसोसोम। ठीक है, कोशिका में आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग, तो लाइसोसोम को। और एक आता है कोशिका का बिजली घर, तो यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, जो हम लोग अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे उसे। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए कार्य देखिए तो क्या क्या है। तो पहले तो यही पता चल गया कि वो पचाने का काम करता है, फट जाएगा तो डैमेज कोशिका है वो सबको पचा लेगा। ठीक है, काम देखिए, कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े बड़े कण एवं बाह्य पदार्थ का पाचन करना। ठीक है, बड़े कण है, बाह्य पदार्थ है, उसको पचाएगा। अंतः कोशिका पदार्थों का अंगकों के टूटे फूटे भागों को पचित कर कोशिका को साफ करता है। उसके बाद जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करता है। फिर जिस कोशिका में रहता है उसी को आवश्यकता अनुसार नष्ट कर देता है ना, नष्ट करने का कार्य करता है। चलिए आपका 4 पॉइंट है लाइसोसोम का। अब आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली बहुत महत्वपूर्ण संरचना है। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट है, जो कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं। ठीक है, बिखरा हुआ रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, इमेज में आपको हम दिखाए थे। तो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में यह सूक्ष्म छड़ों या धागेनुमा, दानेदार या गोलाकार दिखाई देते हैं। ठीक है, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का बात नहीं किया गया। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से अगर आप देखिएगा तो ये कुछ इस तरह का दिखाई पड़ेगा। फिर पादप कोशिका में इसकी संख्या जंतु कोशिका से कम होती है। ठीक है, पादप कोशिका में मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है, जंतु कोशिका में ज़्यादा होता है, क्योंकि जंतु में कोशिका बहुत ज़्यादा होता है, प्लस में उसको ऊर्जा का ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, जंतु कोशिका में यह संख्या 10,000 या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। इसकी विस्तृत रचना का ज्ञान इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही प्राप्त होता है। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी झिल्ली एवं एक अंतः झिल्ली से चारों ओर से घिरी होती है तथा इसके बीच में एक तरल युक्त गुहा होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल गुहा, दैट मीन्स कि माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर झिल्ली से अनेक प्रवाधार निकल कर माइटोकॉन्ड्रियल गुहा या मैट्रिक्स में लटके रहते हैं, जिनको क्रिस्टी कहते हैं, तथा जिनमें कोशिकाएं श्वसन में संबंध एंजाइम्स मौजूद होते हैं। इनमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अपना एक पर्सनल राइबोसोम होता है जिसे अपना कुछ प्रोटीन बनाने में ये सक्षम होते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा है आपका कोशिकांग जो अपना प्रोटीन खुद बनाता है, ये भी याद रखिएगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया का आपका फिगर है, इस टाइप का दिखता है। और देखिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी पे देखे जाने पे कुछ इस प्रकार का ये दिखता है। अब कार्य के बारे में देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है। ठीक है, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, चलिए एक काम करते हैं हम लोग, ये माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य को नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, वीडियो फिर काफ़ी ऐसे लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य। अगर वीडियो आपको ये आप लोगों को हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है, समझ में आया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने फ्रेंड लोगों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको प्लेलिस्ट मैं लास्ट स्क्रीन पे यहाँ पे दे दूंगा बायोलॉजी का, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, वहाँ से आप इसका फर्स्ट पार्ट भी देख लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।